हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। साथियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, यूपी पीसीएसजे का एग्जामिनेशन होने वाला है जो कि 12 फरवरी 2023 को ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा आयोग के द्वारा। दोस्तों, उसी को मद्देनज़र रखते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए जो जीएस का फर्स्ट पेपर है, मीन्स की जो जीएस का फर्स्ट पेपर होता है यूपी पीसीएसजे का, उसी पेपर को हम कराने जा रहे हैं आपके साथ। उसमें आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स में। वो भी कौन सा करंट अफेयर्स जो मेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो जीआई टैग होता है, जिसको हम लोग जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग कहते हैं। किसको किसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है 2022 में, इसी सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और भी जो इससे करंट से रिलेटेड मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों को हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, कल मैंने एक सेशन कराया था, उसमें मैंने नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में बताया था। आप चाहेंगे तो उसको भी देख सकते हैं। उसमें मैंने जो भी फैक्ट था, नेशनल करंट अफेयर और इंटरनेशनल करंट अफेयर, जो कि 2022 का था, क्योंकि करंट अफेयर्स भी हमारे एग्जामिनेशन का पार्ट है और वो फर्स्ट पेपर में भी आता है, सेकेंड पेपर में भी आता है। जो सेकेंड पेपर में हमारे मीन्स की लॉ के जो पेपर में आता है, वो करंट इंटरनेशनल लॉ आता है, और जो जीएस के पार्ट में यहाँ पे करंट अफेयर्स आता है। तो दोनों को कोरिलेट करके मैंने उस वीडियो में बताया है। आप चाहेंगे तो देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन करना, तो आप जा करके टेलीग्राम ग्रुप में हमारा नाम ये सर्च कर सकते हैं, लॉ विथ रोनित। आप सर्च कर लेंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, और मिलने के बाद आप इसको ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ से आपको सभी वीडियो का पीडीएफ आपको वहाँ से उपलब्ध हो जाएगा आसानी से। जी दोस्तों, अब देखिए हम बात करते हैं जीआई टैग का। वो कौन कौन सा जीआई टैग है जो हमारे यूपी पीसीएसजे के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखा, 3-4 सालों का जो प्रीवियस में पेपर हुआ था, उसमें मैंने देखा था उस ईयर के जो जीआई टैग थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे थे। 2 क्वेश्चन जरूर आपसे जीआई टैग से मिलेगा, चाहे 1 क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो उसके लिए हमें जितना हो सकता है, जितना जीआई टैग प्रदान किया गया है भारत सरकार के द्वारा या किसी अन्य सरकार के द्वारा, तो उन सभी जीआई टैग को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, असम के गमोछा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट है कि ये गमोछा शब्द क्या होता है। जैसे आप यूपी में हैं और बिहार में हैं, तो आप गमछा शब्द को जानते होंगे, जो कंधे पर रख के जो गांव देहात में लोग घूमते हैं, गमोछा, उसी को गमछा कहा जाता है, उसी को गमोछा कहा जा रहा है। कहाँ पे गमोछा कहा जा रहा है? ये असम में कहा जा रहा है। इसी को जीआई टैग प्रदान किया गया है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया। देखिए, असम की संस्कृति और पहचान की प्रतीक गमोछा को केंद्र सरकार ने भौगोलिक संकेतक मीन्स की जीआई टैग उसको प्रदान कर दिया गया। मीन्स की गमोछा को वहाँ पे जीआई टैग प्रदान कर दिया गया। गमोछा का शाब्दिक अर्थ होता है तौलियों से। मीन्स की जो तौलिया होता है, जो गमछा होता है, कभी कभी सर पे भी लोग घुमा करके बांध लेते हैं। लाल बॉर्डर और अलग डिजाइन वाला हाथ से बना हुआ एक सूती आयताकार कपड़ा होता है। मीन्स कि ये सूती प्रकार का आयताकार कपड़ा होता है, जिसे पारंपरिक रूप से आपसी लोग द्वारा सम्मान के तौर पर बुजुर्गों तथा मेहमानों को ये दिया जाता है। ये कहाँ पे दिया जाता है? सम्मान के तौर पर। ये असम में सम्मान के तौर पर लोगों को, बुजुर्गों को दिया जाता है, इसीलिए इसको वहाँ का जीआई टैग दे दिया गया। दोस्तों, आपको ये बात याद रखना पड़ेगा कि हाँ, असम को जीआई टैग दिया गया है। किस चीज़ का जीआई टैग दिया गया है? तो गमोछा का जीआई टैग प्रदान किया गया है असम को। दोस्तों, ये हो गया। अब देखिए हमारा सेकंड है, तेलंगाना में तंदूर रेड ग्राम को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। जो तेलंगाना है, तेलंगाना में जो तंदूर रेड ग्राम है, उसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया। अब देखिए, ये तंदूर रेड ग्राम क्या होता है? ये लाल चना, ये जो होता है तंदूर रेड ग्राम जो होता है, ये लाल चना मुख्य रूप से राज्य के तंदूर के आसपास के वर्षा वाले क्षेत्रों में बोया जाता है। जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होता है वहाँ पे ये बोया जाता है। लगभग 24% प्रोटीन होता है, जो अनाज के मुकाबले लगभग 3 गुना होता है। इसीलिए इसी के कारण इसको 24% प्रोटीन होने के कारण, और ये मीन्स कि अनाज के मुकाबले ये 3 गुना उससे ज़्यादा असरदार होता है, इसीलिए इसको तेलंगाना सरकार के द्वारा, मीन्स कि भारत सरकार के द्वारा इसको क्या दिया गया? इसको जीआई टैग प्रदान किया गया। मीन्स कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इसको प्रदान किया गया। जो जहाँ की चीज़ इंपॉर्टेंस होती है, वहाँ का जियोग्राफिकल टैग दे देने से ये होता है कि उस चीज़ की उत्पादकता वहाँ पे बढ़ जाती है और उस चीज़ में लोग इंटरेस्ट लेने लगते हैं। इसलिए लेने लगते हैं क्योंकि वो वहाँ का जियोग्राफिकल इंडिकेशन वाला वो प्रोडक्ट हो जाता है। अब देखिए, लद्दाख की खुबानी को भी जीआई टैग प्रदान किया गया। खुबानी एक गुठलीदार फल है। जैसे मैंगो होता है, जैसे आम होता है, उसी तरह ये एक गुठलीदार फल होता है, जो आलू बुखारा और आड़ू प्रसन्न नाम के वनस्पति परिवार का फल है। मीन्स कि आलू बुखारा और आड़ू प्रसन्न नाम के वनस्पति परिवार का एक फल होता है।
खुबानियों में कई प्रकार के विटामिन और फाइबर होते हैं। इसको इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें कई प्रकार के फाइबर और विटामिन पाए जाते हैं, इसीलिए लद्दाख के खुबानी को क्या कहा जाता है, इनको यहाँ का जीआई टैग प्रदान कर दिया गया। अब देखिए अलीबाग महाराष्ट्र के सफ़ेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये कहाँ का है, ये अलीबाग का है, महाराष्ट्र के सफ़ेद प्याज को। प्याज आप देखते होंगे लाल भी प्याज होता होगा, सफ़ेद भी प्याज होता है, तो इस सफ़ेद प्याज को महाराष्ट्र के द्वारा अलीबाग में महाराष्ट्र को इसके सफ़ेद प्याज को वहाँ पे जीआई टैग प्रदान कर दिया गया। इसमें औषधीय गुण होते हैं। बताया जा रहा है कि जो ये टैग दिया गया है किस कारण दिया गया है, इसमें औषधीय गुण होते हैं, इसी गुणों के कारण उनको वहाँ का जीआई टैग दिया गया है, जिनका उपयोग हृदय रोगी के उपचार, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करने और इंसुलिन के निर्माण के लिए किया जाता है। इसकी फसल से प्रति एकड़ औसत आय 2 लाख रुपए है। मीन्स कि इसकी जो फसल करता है, जो मीन्स कि इसकी बुआई करता है, उसको भी इसके लिए फ़ायदा है। 2 लाख रुपए प्रति एकड़ में मीन्स कि इतना उसमें से प्याज निकल जाता है, मीन्स कि 1 एकड़ ज़मीन में से, कि उसको सेल करने पे 2 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। इसीलिए उसको अलीबाग के महाराष्ट्र के सफ़ेद प्याज को जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है। अब ये काई चटनी की बात है। देखिए ये काई चटनी क्या होता है। ओडिशा में वैज्ञानिकों ने काई चटनी को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रस्तुत किया। ये किसके द्वारा किया गया, ये ओडिशा के वैज्ञानिक, ओडिशा में वैज्ञानिक ने काई चटनी को, जो वैज्ञानिकों हैं ओडिशा में वैज्ञानिकों ने काई चटनी को भौगोलिक संकेतक मीन्स जीआई टैग में रजिस्ट्रेशन के लिए प्रस्तुत किया है। वर्ष 2019 में ओडिशा को ओडिसिया रसगुल्ला के लिए जीआई टैग दिया गया था। ये हर साल जीआई टैग दिया जाता है किसी न किसी प्रोडक्ट को वहाँ के जियोग्राफिकल इंडिकेशन को देखते हुए कि हाँ यहाँ पे किस चीज़ की मांग बढ़ रही है, किस चीज़ का उत्पादन अच्छा हो रहा है, इस चीज़ को देखते हुए वहाँ पे जीआई टैग प्रदान किया जा रहा था। तो वही बताया जा रहा है 2019 में यहाँ पे रसगुल्ला को जीआई टैग प्रदान किया गया था। काई चटनी बुनकर चीटियों मीन्स की वेवर एंट से तैयार की जाती है, जो ओडिशा के मयूरभंज जिले में आदिवासी लोगों के बीच लोकप्रिय है। आपको याद होगा कि मयूरभंज से कौन आती हैं, देश की राष्ट्रपति जो हैं वो मयूरभंज से ही आती हैं, ओडिशा के मयूरभंज से ही वो आती हैं। तो आपको ये मयूरभंज से लर्न रहना चाहिए कि हाँ मयूरभंज में क्या दिया जाता है, तो वहाँ पे काई चटनी को जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है। जो अभी राष्ट्रपति हम लोगों की हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जो राष्ट्रपति जी हैं, जो महिला राष्ट्रपति हैं, ये आदिवासी समाज से आती हैं, इन्हीं समुदाय से आती हैं, और इनका घर भी जो है मयूरभंज है। तो इस मयूरभंज से और राष्ट्रपति महोदय से आप लर्न कर सकते हैं कि काई चटनी की जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन का मीन्स की जो जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये ओडिशा को प्रदान किया गया है। अब देखिए मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया। ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये मिथिला मखाना की बात कर रहा है। मिथिला मखाना को दिया गया जीआई टैग। ये मिथिला मखाना कहाँ है दोस्तों, तो अब आप इसको ध्यान से देखिए। अगस्त 2022 में केंद्र सरकार ने बिहार के मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेतक मीन्स की जीआई टैग प्रदान किया गया। किसको दिया गया, मिथिला के मखाना को। ये मिथिला है कहाँ सिचुएटेड, तो ये बिहार में सिचुएटेड है। भारत में मखाना उत्पाद का कुल 90% उत्पाद बिहार से होता है। अब आप समझ सकते हैं मखाना कितना महंगा मिलता है, और इसका 90% उत्पाद करने वाला जो राज्य है वो अपना बिहार है। इसलिए मखाना फसल को भौगोलिक सूचक में मिथिला मखाने का नाम प्रस्तावित किया गया। इसीलिए इसका नाम प्रस्तावित किया गया क्योंकि 90% उसी राज्य के द्वारा उगाया जा रहा है। किस चीज़ को, मखाना को, बिहार राज्य के द्वारा। इससे पहले बिहार की मधुबनी पेंटिंग, कतरनी चावल, मगही पान, सिलाव का खाजा, मुजफ्फरपुर की शाही लीची और भागलपुर के जर्दालू आम को जीआई टैग प्रदान किया गया। इस प्रकार से जीआई टैग पुराना प्रदान किया गया, लेकिन जो 2022 में जो जीआई टैग प्रदान किया गया है वो मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया। इसलिए प्रदान किया गया क्योंकि बिहार में 90% मिथिला मखाना का उत्पादन किया जाता है। अब देखिए भौगोलिक संकेतक जीआई टैग, अब इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है ये जीआई टैग। जीआई टैग मिल जाता है तो क्या पूरा जीवन भर एक ही प्रोडक्ट का जीआई टैग होता है? जी हाँ, नहीं दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए जीआई टैग होता क्या। जीआई टैग की बात करते हैं। जीआई एक संकेतक है जिसका उपयोग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के उत्पादन होने वाली विशेष वस्तुओं वाले सामानों की पहचान प्रदान करने के लिए किया जाता है। मीन्स कि वहाँ पे जैसे प्रयागराज में पहले यहाँ पे भी जीआई टैग मिला था अमरूद को, तो लोग कहते थे प्रयागराज से कभी भी आइएगा तो अमरूद लेके आइएगा। तो मीन्स कि यहाँ पे एक भौगोलिक संकेतक दे दिया था, यहाँ पे फेमस कर दिया गया था कि यहाँ प्रयागराज में अमरूद मिलता है। तो उसी तरह से यहाँ का एक पहचान दे दिया जाता है कि इस चीज़ को ये पहचान मिल जाता है। जीआई टैग वस्तुओं का भौगोलिक सूचक होता है। पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत प्रदान किया जाता है। मीन्स कि एक एक्ट बना है
पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 का इसी एक्ट के तहत जीआई टैग प्रदान किया जाता है। भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है, परंतु इसे समय समय पर नवीनीकृत किया जा सकता है। मीन्स कि 10 वर्ष के लिए एक बार अगर किसी चीज़ का जीआई टैग आपको मिल गया तो वो 10 वर्ष तक रहता है। आप उसमें चाहेंगे तो बाय टाइम उसमें आप इन्हांस भी करा सकते हैं, उसको बढ़वा भी सकते हैं। भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय पश्चिम बंगाल को दिया गया था। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। भारत का पहला जीआई टैग किसको दिया गया था? तो भारत का पहला जो जीआई टैग दिया गया था वो दार्जिलिंग की चाय पश्चिम बंगाल को दिया गया था। अब देखिए, मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग जो प्राइज दिया गया है वो हैदराबादी हलीम को दिया गया है। ये हलीम क्या होता है? एक प्रकार का बिरयानी होता है, उसी को ये जीआई टैग प्रदान किया गया। कहाँ पे? हैदराबाद में हैदराबादी हलीम को जीआई टैग प्रदान किया गया। देखिए, हैदराबादी हलीम ने मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग प्राइज प्राप्त किया। ये देखिए, इसमें भी मोस्ट पॉपुलर जो जीआई टैग है, ये मोस्ट पॉपुलर वाला जीआई टैग प्रदान करने वाला राज्य कौन है? ये हैदराबाद। और हैदराबाद में किस चीज़ को दिया गया है जीआई टैग? हलीम को दिया गया है। ये बातें आप दोस्तों ध्यान रखिएगा। इसी टाइप से एग्जामिनेशन में करंट अफेयर जब पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग किसको प्रदान किया गया है, तो वो हैदराबादी हलीम को मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग प्रदान किया गया। जीआई टैग प्रोडक्ट यह सुनिश्चित करने के लिए दिया जाता है कि केवल अधिकृत उपभोक्ता ही उस लोकप्रिय प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकें। आखिरी बार हैदराबादी हलीम को जीआई टैग 2010 में मिला था, जो वर्ष 2019 में पूर्ण हो गया था। 10 साल के लिए इनको जीआई टैग प्रदान किया गया था, वो खत्म हो गया था। अब नए तरीके से फिर से इनको जीआई टैग मिल गया है। किसको? हैदराबादी हलीम को। ठीक, अब हमारे देखिए जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन अब देखिए करंट अफेयर्स में जो हमारा बन रहा है, जो मेन क्वेश्चन बन रहा है उसको मैं बता दूं। जीआई टैग से इतना ही क्वेश्चन था, जितना क्वेश्चन होना था वो मैंने सभी करा दिया। अब देखिए, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के बारे में हम बात करते हैं। 9 नवंबर 2022 को न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ 2 वर्ष की अवधि के लिए भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला। मीन्स कि जो हमारे नए चीफ जस्टिस बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। और इनका कार्यकाल क्या है? ये 2 वर्ष की अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। ठीक, ये 49 नंबर के जो 50 नंबर के जो 49 नंबर के हमारे जो चीफ जस्टिस है वो जस्टिस यू ललित थे। इन्हीं के जगह पे इनको नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया है। किसको बनाया गया है? जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी को बनाया गया है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 49 नंबर का चीफ जस्टिस कौन था? इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको ये बात याद रखना पड़ेगा कि जस्टिस यू ललित थे, जो कि 49 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। और 50 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी हैं। इसी तरह से आपसे पूछ सकता है कि भारत का राष्ट्रपति जो इस समय हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि भारत की प्रेसिडेंट हैं, ये चौथे नंबर की हैं। तो व्यक्ति के रूप में ये 15वें नंबर की ये राष्ट्रपति बनाई गई हैं। इस तरह से अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उस पर भी मैं एक सेशन आपके लिए लेके चला आऊँगा कि हाँ, जो प्रधानमंत्री बने हैं वो व्यक्ति के हिसाब से कितने नंबर के बने हुए हैं, पद के आधार पर ही कितने नंबर के प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति के बारे में हम बता देंगे, उपराष्ट्रपति के बारे में बता देंगे, फिर लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बता देंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बता दूंगा कि ये व्यक्ति के हिसाब से कितने नंबर के ये हैं। जब नेक्स्ट सेशन लेके आऊँगा तो मैं उसमें बता दूंगा। देखिए, चंद्रचूड़ जी ने वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश यू ललित का स्थान लिया। मीन्स कि 49 नंबर के जो चीफ जस्टिस हैं यू ललित, उनके रिटायर होने के बाद ये चीफ जस्टिस बने। इन्हें शपथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिलवाया गया। आपको ये फैक्ट भी लर्न करके रखना है कि हाँ, राष्ट्रपति जी के द्वारा ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ दिलवाया जाता है। अब आगे देखिए, डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के 16वें एवं सबसे लंबे समय तक सेवा वाले मीन्स की सेवा में रहने वाले मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के पुत्र हैं, वाई.बी. चंद्रचूड़ के पुत्र हैं। मीन्स की जो ये डी.वाई. चंद्रचूड़ है ये 16वें नंबर के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले हैं। मीन्स की सबसे ज़्यादा समय तक ये जस्टिस रहेंगे। कौन से जस्टिस रहेंगे? मुख्य न्यायाधीश रहेंगे भारत के सबसे लंबे समय तक। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। और ये किसके पुत्र हैं? ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वाई.बी. चंद्रचूड़ जी के ये पुत्र हैं। ये भी फैक्ट आपको लर्न करके रखना है। ये देखिए, 11 नवंबर 1959 को जन्मे जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ 13 मई 2016 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। ये कब न्यायाधीश नियुक्त हुए थे सर्वोच्च न्यायालय के? मीन्स की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। तो 13 मई 2016 को ये सर्वोच्च न्यायालय में एलिवेट करके गए थे। ठीक, अब 31 अक्टूबर 2013 से सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त तब वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। आपको ये भी लर्न फैक्ट करके रखना पड़ेगा कि ये कहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश के ये चीफ जस्टिस है। मीन्स की इलाहाबाद हाईकोर्ट के ये चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं और यहीं से इनका एलिवेशन हुआ, यहीं से इनको
क्या दिया गया, प्रमोशन दिया गया और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उस समय चले गए। ठीक, अब देखिए लता मंगेशकर चौक के बारे में आप लोगों ने अभी हाल ही में सुना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मीन्स की माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा यहाँ पे लता मंगेशकर चौक बनाने की घोषणा की गई थी। तो ये कहाँ पे लता मंगेशकर चौक बनेगा, ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस्ड कर रहा हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश PCSJ का हम लोग एग्जामिनेशन देने जाएंगे, उस एग्जामिनेशन में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने इनके मृत्यु के बारे में भी बताया है कि हाँ, लता मंगेशकर जी की मृत्यु कहाँ पे हुई, वो कहाँ से संबंधित हैं। आप जाएंगे तो हमारे प्रीवियस लेक्चर में प्लेलिस्ट में आप वॉच कर सकते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत गायिका लता मंगेशकर जी के 93वें जयंती पर अयोध्या में, ये बात देख लीजिए, अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया है। दूसरी बात देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में प्रसिद्ध नाट्य घाट चौराहे का नाम बदलकर लता मंगेशकर चौराहा कर दिया गया है। तीसरी फैक्ट, इस चौराहे पर 40 फीट लंबा और 14 टन वजन का वाद्य यंत्र वीणा स्थापित किया जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इनकी मूर्ति नहीं बनाई गई है, वीणा की मूर्ति बनाई गई है। मीन्स की जो वीणा होता है, जो कि देवी, जो ज्ञान की देवी, जो माता सरस्वती हैं, वो वीणा लेके बैठी रहती हैं, उसी वीणा की प्रतिमा यहाँ पे बनाई गई है। कितना कैसे बनाया गया है, ये है 40 फीट लंबा है, 40 फीट लंबा और 14 टन वजन का है, जो कि वीणा वाला इनका एक फोटो बनाया गया है, वीणा का फोटो बनाया गया है। ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया है। देखिए, अब तीसरी बार महिला पीठ का गठन किया गया है। तीसरी बार महिला पीठ का गठन कहाँ किया गया है, इस तरह से कोई बताएगा तो आप समझ में नहीं आएगा आपको। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में तीसरी बार महिला पीठ का गठन किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया है, ये जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी के द्वारा तीसरी बार महिला पीठ का गठन किया गया है। ठीक, अब इसके बारे में हम जानते हैं कि देखते हैं कि कौन कौन महिलाओं की पीठ में इस बार किसका किसका गठन हुआ है। देखिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड न्यूज़ है और इस प्रकार के न्यूज़ हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा वैवाहिक और जमानत के मामले से जुड़ी याचिका पर 1 दिसंबर 2022 को सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति हिमा कोहली, नाम याद रखिएगा, न्यायमूर्ति हिमा कोहली व न्यायमूर्ति बेला M त्रिवेदी वाली महिला जजों की पीठ में तीसरी बार गठित की गई है। मीन्स कि इन महिला जजों के द्वारा एक पीठ का गठन किया गया। किसके द्वारा गठन किया गया, जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी के द्वारा गठन किया गया। पहली बार वर्ष 2013 में न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा व न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई की पीठ तथा दूसरी बार वर्ष 2018 में न्यायमूर्ति R भानुमति व न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की महिला पीठ का गठन किया गया था। तो आपको ये तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो 2022 में जो नया जो क्या कहते हैं महिला पीठ का गठन किया गया, किसके द्वारा गठन किया गया है, तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी के द्वारा किया गया है। सबसे पहली बार कब किया गया था, तो 2013 में किया गया था, दूसरी बार 2018 में किया गया था, तो तीसरी बार 2022 में महिला पीठ का गठन किया गया था। अब आगे देखिए, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 3 महिला न्यायाधीश हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, क्योंकि हम जे का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, जज बनने के लिए जा रहे हैं, उसके लिए जज के बारे में हमें जानकारी रखने बहुत ही आवश्यक बात है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली जी हैं, न्यायमूर्ति BB नागरत्ना जी हैं, वो न्यायमूर्ति बेला M त्रिवेदी जी। इस समय मुख्य रूप से ये 3 लोग महिलाएं चीफ मीन्स की जस्टिस है। कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। न्यायमूर्ति BB रत्नागिरी का वर्ष 2027 में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनाना तय है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे आ जाता है कि इन 3 महिला न्यायाधीशों में से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हैं, इसमें से कौन एक्सपेक्ट किसको किया जा सकता है कि कौन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का चीफ जस्टिस बनेगा। तो इसमें जो चीफ जस्टिस बनने की जो कयास लगाया जा रहा है, वो BB रत्नागिरी जी ये 2027 में पहली मुख्य न्यायाधीश बन सकती हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए बताया जा रहा है। अब बात करते हैं मैत्री दिवस। मैत्री दिवस क्या होता है, मीन्स कि एक देश दूसरे देश से क्या करता है, मित्रतापूर्ण व्यवहार करता है, मित्रता रखता है, उसी को मैत्रीपूर्ण दिवस कहते हैं। अब ये मैत्रीपूर्ण दिवस कब मनाया गया, किसके लिए मनाया गया, अब देखिए, भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को संयुक्त रूप से मैत्री दिवस, फ्रेंडशिप डे मनाया। लोग भी फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, इसी तरह एक देश दूसरे देश के साथ क्या मनाता है, फ्रेंडशिप डे मनाया। मार्च 2021 में बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस में भाग लेने के लिए PM नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान 6 दिसंबर के दिन को बतौर मैत्री दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। बांग्लादेश की आज़ादी से 10 दिन पहले ही भारत ने 6 दिसंबर 1971 को उसे एक पृथक देश के रूप में मान्यता दे दी थी। किसको दे दी थी, बांग्लादेश को। किसने दे दी थी, भारत ने दे दी थी। भारत
बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय राजनीतिक संबंध स्थापित करने वाला पहले देशों में से एक है। आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बताने वाला क्रिकेटर कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाले क्रिकेटर का नाम है ईशान किशन। ईशान किशन ने वनडे करियर में अपना पहला दोहरा शतक बांग्लादेश के खिलाफ 10 दिसंबर 2022 को लगाया है। यह उनके करियर का पहला शतक भी है और इसी के साथ वे वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। क्रिकेट से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वेस्टइंडीज के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए किशन ने 126 गेंद पर अपना पहला दोहरा शतक लगाया, जबकि क्रिस गेल ने ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में 138 गेंदों पर दोहरा शतक लगाया था। ये सबसे पहले वाले हो गए। अब कौन हो गए? ईशान किशन हो गए। ईशान किशन भारत के लिए वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले चौथे और विश्व के 7वें बल्लेबाज बन गए हैं। इस प्रकार से भी आपसे क्रिकेट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उनसे पहले भारत के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा दोहरा शतक लगा चुके हैं। इनसे पहले ये लोग शतक लगा चुके हैं। वनडे में अब तक कुल 9 दोहरे शतक लगाए जा चुके हैं। रोहित शर्मा ने एक से ज़्यादा दोहरे शतक लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं और उन्होंने 3 बार ऐसा कार्य किया है। किसके द्वारा किया गया? रोहित शर्मा जी के द्वारा किया गया। रोहित शर्मा जी इस समय क्या है? भारत के कैप्टन है इंडिया टीम के। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए भारत का इतिहास से रिलेटेड लेके आऊँगा, जो कि डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन के साथ रहेगा। अगर आप चाहते हैं तो हमारा प्रीवियस लेक्चर भी आप देख सकते हैं, जो कि यूपीपीसीएस के एग्जामिनेशन के लिए जो जीएस फर्स्ट का पेपर है उसके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बना करके रखा है। दोस्तों, अगर हो सके तो आप इसको और थोड़ा सा शेयर करने का कोशिश करिए। अगर हो सकता है, पॉसिबल हो तो शेयर करें, नहीं तो आप अपने पास तक रखें और इसको 2 से 4 बार आप पढ़ें, जिससे कि आपको इसका फैक्ट लर्न हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।